हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरमे स्टडी। सो आज हम यहाँ पर सोशल साइंस हिंदी मीडियम में स्टडी करेंगे। जो हमारी पीडीएफ सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया है, तो उसकी आज हम स्टडी करेंगे। उस सैम्पल पेपर को सीबीएसई की तरफ से जो आया है, हमने इंग्लिश में तो देखा है, लेकिन जिन स्कूलों में हिंदी मीडियम है तो उनके लिए हम हिंदी मीडियम में ये अब स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का टर्म फर्स्ट का क्लास 10th का। ओके, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-2022। यहाँ सबसे पहले कहता है सामान्य निर्देशन। ये तो सामान्य निर्देशन हर किसी ने पढ़े होंगे ज़्यादातर। ये तो हर एक क्वेश्चन पेपर जितने भी आते हैं सैम्पल पेपर हर किसी में होते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न पत्र में 4 खंड होते हैं। खंड ए में 24 प्रश्न है, कोई 20 प्रश्न हल करें। खंड बी में 22 प्रश्न है, कोई 18 प्रश्न हल करें। खंड सी में 12 प्रश्न हैं, प्रत्येक मामले में कोई 5 प्रश्न हल करें। मतलब 5 क्वेश्चन होंगे 2 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो उनमें से किसी में से 6 होंगे, एक में से उसमें से 5 5 हमको सॉल्व करने। नेक्स्ट कहता है खंड डी में 2 मानचित्र आधारित प्रश्न हैं। मतलब जो खंड डी है उसमें 2 मानचित्र हैं, उन पे दोनों प्रश्नों को हल करें। ओके, मानचित्र बता दिया गया है, अगर नहीं बताया तो मैं बाद में बता दूंगा न्यू वीडियो में या इसी वीडियो में। तो आगे कहता है सभी प्रश्नों के अंक समान है। मतलब ये तो क्लियर है, ऑल प्रश्न एमसीक्यूज है, 1 मार्क्स है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। खंडा आता है 24 में से कोई से 20 प्रश्न हल करो। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है, हिंदी की है इंग्लिश की है, तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी निम्नलिखित में से कौन यंग यूरोप भूमिगत रहस्य का स्थापक था? वर्ण में समाज। वर्ण में समाज इसको काट दो, ये कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन कहता है इनमें से जो 4 ऑप्शन है, ये और ये, इनमें से कौन सा यंग यूरोप भूमिगत रहस्य का स्थापक था? तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है यूसेफ गैरिबाल्डी। ऑप्शन बी कहता है यूसेफ मोजिनी। ऑप्शन सी कहता है काउट कैवियर। ऑप्शन डी कहता है ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूसेफ मोजिनी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया एंड सेकंड क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संघ अधिनियम 1707 का परिणाम था? ऑप्शन ए जर्मन का एकीकरण। ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण। ऑप्शन सी इटली का एकीकरण या ऑप्शन डी वियतनाम का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का राज्य का एकीकरण। जो हमारा कौन सा संघ 77 में परिणाम था, उस संघ का उस संघ का नाम था ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण। ओके, क्वेश्चन आ सकता है ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण कब हुआ था? 1707 में। ओके, आई थिंक हाँ, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसी सैंपल पेपर पे से आ जाएंगे, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें से भी इसे भी बहुत ही ढंग से हमको सैंपल पेपर को रिवाइज करना है। तो ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण पेज नंबर 22 पे है, बुक पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से जोल बेरियन के संबंध में सही कथन की पहचान करें। और ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस ये रहे हमारे। ऑप्शन फर्स्ट कहता है यह राजनीतिक गठबंधनों के प्रबंधन के लिए गठित प्रशिया, यहाँ रशिया नहीं, यहाँ पे प्रशा होगा, वैसे प्रशा, और यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ओके, यह राजनीतिक गठबंधनों के प्रबंधन के लिए गठित प्रशा राज्यों के गठन था। इसका उद्देश्य प्रशा को राजनीतिक रूप से संघ में बांधना था। यह प्रशा के पहल पर एक सीमा शुल्क था। इसने यूरोप में राष्ट्रीय भावना को जगाने में मदद की। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह प्रशा है, प्रशा होगा। ओके, क्लियर कर लेना इसे, ये वाला है और इसकी जगह क्या होगा?
प्रशा। यह प्रशा की पहल के एक सीमा शुल्क का संघ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशा। ओके, ये थोड़े प्रॉब्लम हो गई है, प्रशिया प्रशिया आ गया है, प्रशा कर लेना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशा के साथ 3 युद्धों में शामिल था और जर्मन की जीत और एकीकरण के साथ समाप्त हुआ। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और फ्रांस। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और फ्रांस। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस। तो किसके साथ था? ये प्रशा के साथ था। प्रशा के साथ तीनों युद्धों में शामिल था ये देश। ये तीनों देश शामिल थे प्रशा के युद्ध के साथ, और ये जर्मन की जीत के एकीकरण के साथ समाप्त हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसकी ज़्यादा अधिक जानकारी, अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये पेज नंबर 90 पे मिलेगा आपको, हिस्ट्री की बुक में। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है उस विचारधारा की पहचान कीजिए जिसके तहत लोगों ने उस विचारधारा की पहचान कीजिए जिसके तहत लोगों ने 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की। ओके, उस विचारधारा की पहचान कीजिए, मतलब उस विचारधारा को पहचाना है जिन्होंने 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदारवाद। ओके, उदारवाद इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, उदारवाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 कहता है फसलों और उन क्षेत्रों के बारे में सही सुलेख कीजिए, मतलब बोल सकते हैं सुलेख मिलान कीजिए। सुमेलित युक्त चुने जिसमें वे उगाए जाते हैं। मूंगफली असम, चाय गुजरात, कॉफी कर्नाटक, गन्ना छत्तीसगढ़। देखो, इसमें ऐसे बताना है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए जो गेहूं है वो कहाँ पे होते हैं? भारत में होते हैं। ओके, तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। क्या मूंगफली असम में होती है? बिल्कुल गलत, मूंगफली असम में नहीं होती। चाय गुजरात में होती है? बिल्कुल गलत। लेकिन कॉफी कर्नाटक में होती है, ये हमारा सही है, इसलिए सिक्स का ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पिछले 1 से 5 कृषि वर्षों से बिना खेती के जोते गए भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? मतलब 1 से 5, मतलब मानो 5 साल से 5 ईयर से कोई खेत नहीं जोता गया तो वो क्या कहा जाएगा? इसमें सही बताना है। ऑप्शन ए कहता है बंजर भूमि, ऑप्शन बी कहता है वन भूमि, ऑप्शन सी कहता है चरागाह भूमि, ऑप्शन डी कहता है परती भूमि। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, परती भूमि। ओके, क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का आयोजन किया गया और 1922 में वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास हुआ? बोल सकते हैं एंड में सामाजिक आर्थिक विकास हुआ। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है क्योटो प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन कहता है सेकेंड ऑप्शन कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन कहता है रियो डी जनीसियो अर्थ समिट, एंड फोर्थ ऑप्शन, ओके इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन लिखा है। ओके, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो है सी राइट आंसर है, रियो डी जनेरियो अर्थ समिट। सम्मेलन होगा यहाँ पे शायद, क्योंकि समिट तो कुछ नहीं होता, तो सम्मेलन ही माना जाएगा, तो यहाँ पे ये कर लेना। पर्यावरण के लिए जो वहाँ पे बैठक हुई थी, जो रियो में हुई थी। सो क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत के पास विभिन्न प्रकार की राहत सुविधाओं के तहत भूमि है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सुनिश्चित करती है? कुछ नदियों के बारहमासी प्रवाह पर्यटन और पारिस्थितिक पहलुओं के लिए सुविधाएं प्रदान क्वेश्चन नंबर ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, पेज नंबर 5 पे मिलेगा। इसको रीड करनी है डीपली तो वहाँ पर करना। भारत में जो विभिन्न प्रकार की राष्ट्र उद्यान की भूमि होती है, इनमें से कौन सी विशेषताएं, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी विशेषताएं सुनिश्चित करती है कुछ नदियाँ, ओके, एंड पर्यटन और पारिस्थितिक पहलुओं को सुविधा प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए मैदानी, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी द्वीप समूह, ऑप्शन डी पर्वत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पर्वत। जो पर्वत होते हैं वो सुविधाएं देते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित मानवीय गतिविधियों में से किस एक ने भूमि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? वनों की कटाई, फसल रोटेशन, आश्रय वेल या जुताई? वनों की कटाई। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वनों की कटाई। क्योंकि मानव के जो भूमि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपनी गतिविधियों के लिए, वो वन को काटता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, ये ज्योग्राफी का पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा, इसकी डीपली रीडिंग करनी है तो वहां से। एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से ऑप्शन, निम्नलिखित का मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं चार, इनमें से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यवादी को अपनाया? नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका आंसर श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका एक बताया जाता है, श्रीलंका एकात्मक देश है, तो वो अपने संविधान को ठीक प्रकार से अपनाया बहुसंख्यवाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कारणों की पहचान कीजिए। सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है। ऑप्शन बी जातीय सांस्कृतिक विकास प्रदान करता है। ऑप्शन सी लोगों लोगों की विशिष्ट अधिकारों का आनंद लेने की अनुमति देता है। ऑप्शन डी एक पार्टी के सर्वेक्षण को प्रतिबंधित करता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कहता है सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है। क्या सत्ता के बंटवारे का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मतलब जो हो रहे सामाजिक आर्थिक जो तंगी चलती है उनके लिए कम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वो कहता है केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरे प्रकार का है सरकार भी। यहाँ थोड़ा चेंज करना। वेट, देखिए यहाँ पे कहता है, ये तो सही है, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरे प्रकार का है सरकार भी। तो यहाँ पे कर लेना केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरे प्रकार की सरकार कौन सी है? तीसरे प्रकार की सरकार कौन सी है? ओके, यहाँ पे तीसरे प्रकार, यहाँ पे की कर लेना, तीसरे प्रकार की सरकार कौन सी है? तो फर्स्ट कहता है लोकतांत्रिक, सेकंड कहता है समाजवादी, थर्ड कहता है सामुदायिक, एंड फोर्थ कहता है उदार सरकार। तो इसका आंसर है सामुदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? सतत विकास के से काट देना, ये कुछ नहीं है। ओके, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन ए कहता है श्रीलंका, ऑप्शन बी कहता है यूएसए, ऑप्शन सी ए बी सी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए, इंग्लिश में इसे यूएसए, हिंदी में ऐसे लिख दिया है, और इंग्लिश में लिखेंगे यूएसए। क्लियर है? एंड क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है?
क्वेश्चन में 50 कहता है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की गई शक्ति को क्षैतिज क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की गई शक्ति को क्षैतिज क्यों कहा जाता है? सही कारण शक्तियों का वितरण। ओके, ये तो वैसी है। तो इसका सही कारण को पहचानिए, सही कारण की पहचान करें। ऑप्शन एक कहता है यह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से अधिक शक्ति देता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही सतत पर रखने की अनुमति देता है। यह राजनीतिक स्तर पर विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिनिधि कर देता देता है। ऑप्शन डी कहता है यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और संबंध करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी है, सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने के लिए अनुमति होता है। लेकिन क्योंकि सरकार के बहुत सारे नियम होते हैं, उनको एक ही स्तर पर, ना ही कोई ऊंचा ना ही कोई नीचा, एक ही स्तर पर रखने के लिए कहता है, अनुमति देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के पास करने की शक्ति है उन सभी विषयों पर कानून बनाना जो इसमें शामिल है। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार, मतलब क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है। ओके, क्वेश्चन होना चाहिए भारत में दो सरकार है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इसमें बताना है कि तीसरी सरकार कौन सी है जो कि विषयों पर कानून बना सकती है, बहुत सारे विषयों पर निर्णय लेने के लिए। तो तीसरे तरह की सरकार कौन सी है? तो तीसरे तरह की सरकार है समवर्ती सूची। इनमें कौन सी सूची है? समवर्ती सूची। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भारत के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हुई? या बोल सकते हैं भारत में कौन से संविधान को कौन किस राज्य को अनुच्छेद 371 में विशेष शक्तियां प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। ओके, नागालैंड था उसे 371 अनुच्छेद में विशेष शक्तियां प्राप्त हुई। एंड क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी आउटसोर्सिंग, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी बैंकिंग। दो बार आ गया है बैंकिंग बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कृषि, यहाँ कृषि लिख रहा है, वहाँ पे खेती का बात एक ही है, कृषि का मतलब और खेती का मतलब। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सात सात और में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? मतलब इनमें से कौन सा साक्षरता, ये सात को हटा देना है तो कुछ नहीं, कौन सा साक्षर जनसंख्या को मापता है? आयु वर्ग के ऊपर, जो आयु वर्ग है उसके ऊपर कौन सा साक्षर जनसंख्या को मापता है? क्योंकि ऑप्शन ए कहता है शुद्ध उपस्थित अनुपात, ऑप्शन बी कहता है नामांकन दर, ऑप्शन सी कहता है साक्षरता दर, ऑप्शन डी कहता है ड्रॉप आउट अनुपात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साक्षरता दर। साक्षरता दर पर क्लिक करना, क्योंकि इसमें से फिर से इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, 10-15 क्वेश्चंस इसी में से लेंगे क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसको पीडीएफ को वीडियो को बहुत अच्छी तरह से वॉच करना। ओके, तो 20 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन औसत आयु का सही अर्थ है? औसत आयु का मतलब क्या होता है? औसत आयु का मतलब होता है जो देश की कुल आय, मतलब देश में जितनी भी आय हो रही है, मतलब जितने भी लोग हैं और उनकी जनसंख्या, मतलब कितने रुपए कमा रहे हैं। तो 10 लाख कमा रहे हैं, जनसंख्या कितनी है? 10,000। इसको काट दो तो इसकी औसत आयु निकल ही आएगी। तो इसमें से कौन सा औसत आयु का सही अर्थ है?
ऑप्शन ए कहता है देश की कुल आय को उसकी इसकी नहीं उसकी आ गया यहाँ पे, देश की कुल आय को उसकी कमाई करने वाले आबादी से विभाजित किया जाता है। देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या भी से भाग देने पर, या देश के सभी निवासियों की कुल आय, या घरेलू और विदेशी स्तरों की कुल आय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक मतलब एसडीडी, एसडीडी की फुल फॉर्म क्या है? मानव विकास सूचकांक, सूचकांक का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए कहता है विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी के सुधार। ऑप्शन बी कहता है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में सुधार। ऑप्शन सी कहता है सूचना और संचार में सुधार। ऑप्शन डी कहता है निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी में सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में सुधार। आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, 21 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 21 क्वेश्चन, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पर्यावरण पर्यावरण क्षेत्र में के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य का सम्मान नहीं करते हैं। सीमाएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन का सार है? मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है जो पर्यावरण है उसका परिणाम राष्ट्र या राज्य का सम्मान नहीं करते हैं, जो सीमाएं हैं। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है आर्थिक विकास, ऑप्शन बी कहता है मानव विकास, ऑप्शन सी कहता है सतत विकास, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रीय विकास। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सतत विकास। क्लियर है? एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एक ठेकेदार के लिए काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, सभी रोजगार लाभ प्राप्त करने वाला एक इंजीनियर, एक निजी स्कूल में सफाई कर्मचारी, एक दर्जी अपने घर पर कपड़े सिलता है। तो इसका राइट आंसर है सभी रोजगार लाभ प्राप्त करने वाले इंजीनियर, क्योंकि इसमें से संघीय क्षेत्र का यही सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम। तो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है महात्मा गांधी गारंटी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब शुरू हुई थी? तो 2005। 2005 में महात्मा गांधी ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। तो क्वेश्चन कहता है 2005 किसकी गारंटी देता है? प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिन का रोजगार। अगर सरकार इन 100 दिनों को पूरा करने में असमर्थ है, रोजगार के दिनों में सरकार को डैश, इसके आगे क्या करना चाहिए सरकार को? इन दिनों में इन दिनों के बदले इन दिनों के बदले मुआवजे का भुगतान करना चाहिए। इनके लिए एक और योजना प्रदान करनी चाहिए। कम से कम 1/3% भाग देना चाहिए, मतलब इनको पैसा वगैरह देना चाहिए, या मुआवजे के रूप में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है इन दिनों के बदले मुआवजे का भुगतान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड बी। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है खंड बी मतलब सेक्शन बी। यहाँ से हमारी सेक्शन बी स्टार्ट हो जाती है। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर ली एंड सेक्शन बी, सेक्शन बी अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे सेक्शन बी के साथ। ओके, यहाँ तक हमने 20 जो थे हमारे 24 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए सेक्शन बी के साथ एंड सेक्शन सी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ? क्योंकि जितने भी 24 क्वेश्चंस थे यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गए। और थोड़ा
वैसे मेरे पास सारे नोट्स हैं जितने भी ये चैप्टर हैं, अगर चाहिए तो कमेंट करना। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो बाकी क्वेश्चन है ये रहे बाकी क्वेश्चन, और इनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में 25 मिनट की वीडियो है, एंड वी लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। एंड इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट के थे, चैप्टर फर्स्ट जो हिस्ट्री में आ रहा है उसके एमसीक्यूज बना चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज मैंने बना लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसमें से, जो है ना एमसीक्यूज बनाए थे काफ़ी टाइम हो गया 1 मंथ। सो उस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब और उसको देखना। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं टर्म फर्स्ट के क्वेश्चंस में, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम सर्दी हो जाती है, किसने कहा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो मैंने भी दिया था और यहाँ पर भी दे दिया है सैंपल पेपर में। ओके, थैंक यू वॉचिंग।